नेक्स्ट देखें क्लास आपके पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, इसके अंदर आपसे कहा है एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू। अब आप लोग गौर करें, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। मैंने आपको बताया था जब आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हों तो इसका मतलब ये होता है कॉन्फ्लेंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो अगर ये वाला फंक्शन आ रहा हो, इसको सॉल्व करें तो उन्होंने कहा आपके पास क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर बी है x+1 और ऑप्शन नंबर सी है x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। देखिए, जब मैंने आपको कॉन्फ्लेंट हाइपरज्योमेट्री का टॉपिक करवाया था वहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। उस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स को सॉल्व करें तो इसका आंसर आपके पास e की पावर x आता है। e की पावर x बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ x होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ तो आप कॉन्फ्लेंट हाइपरज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लिखेंगे। लिखने के बाद अल्फ़ा और गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करके जब एट द एंड आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे वो एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ बनेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस फंक्शन का आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल आता है। तो वहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए था उस ऑप्शन के अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ रहा था। तो यहाँ से पता चलता है हमारा ये वाला एमसीक्यूज़ करेक्ट है, इसीलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑफ x लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 9 है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 के अंदर देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है x डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स की पावर 2 माइनस n की पावर 2 y इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है। इसके एमसीक्यूज़ इस पे आए। पहला एमसीक्यूज़ है हर्मिट की इक्वेशन है, दूसरा है बेसल की इक्वेशन है, थर्ड है लेजेंडर की इक्वेशन है। अब स्पेशल फंक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी डिफरेंट इक्वेशन डिस्कस होती हैं। आपको हर एक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है। तो बाएँ देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म की है, उस फंक्शन का नेम देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए आपके पास बेसल फंक्शन जो होता है बेसिकली डिफरेंशियल उसकी इक्वेशन होती है x का स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। आपके पास ये इसकी इक्वेशन होती है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे गौर करें, हमारे पास यही वाला क्वेश्चन बन रहा था जिसके अंदर बेसिकली ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। तब हम बताएंगे हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन बन रही है। यहाँ से पता चलता है ये बेसल फंक्शन की इक्वेशन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बेसल फंक्शन आंसर होगा कि बेसल फंक्शन की इक्वेशन है। तो देखिए हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग हमने जो देखा है हमारे फंक्शन का जो आंसर था वो बेसल इक्वेशन था, इसलिए हमने करेक्ट ऑप्शन के अंदर बता दिया हमारा करेक्ट आंसर है बेसल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 10 है। एमसीक्यूज़ नंबर 10 में हमें कहा हुआ है कि P0 ऑफ x इक्वल्स टू, इसकी ऑप्शन है हमारे पास 2 1 0। हमने बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास P0 ऑफ x का। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए P0 ऑफ x बेसिकली होता क्या है, इसका नेम क्या है, और फिर हम उसकी इन जर्नल वैल्यू देख के उसकी ज़ीरो के रिस्पेक्ट से बताएंगे क्या आंसर आता है। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास Pn ऑफ x जो है बेसिकली ये रोड्रिग्यू फार्मूला होता है। रोड्रिग्यू फार्मूला इन जर्नल आपके पास n की फॉर्म में इस टर्म की इक्वल होता है। आपका जो मैंने एमसीक्यूज़ बनाया उसके अंदर मैंने पूछा कि P0 ऑफ x किसके इक्वल आता है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये रोड्रिग्यू फार्मूला है। आप वो वाला फार्मूला लिखेंगे, आपको n की जो वैल्यू कही है वो उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके उसका आंसर निकालेंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर मैंने 0 के लिए कहा हुआ है, तो जहाँ n आ रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे। आप 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपके पास किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट से आपका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर होगा 1। तो आप देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो था वो आंसर आपका 1 था, इसीलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ आंसर लिख दिया है 1। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 11 है। उसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है y डबल डैश माइनस 2ty डैश प्लस 2ky इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है। अब इसके आपके पास एमसीक्यूज़ है हर्मिट इक्वेशन, बेसल इक्वेशन, लेजेंडर इक्वेशन। बेसल इक्वेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेजेंडर इक्वेशन भी नहीं है। बेसिकली आपके पास ये हर्मिट की इक्वेशन होती है। तो आप कहोगे कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ये वाला था, इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर इसका आंसर लिख दिया हर्मिट इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। 12 के अंदर आपके पास एक फंक्शन दे दिया जो कि हाइपरज्योमेट्री के एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स। आपसे पूछा गया है ये फंक्शन इन जर्नल किसके इक्वल होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एफ ऑफ 1bb(x), सेकंड है एफ ऑफ 1a(x) और थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा गैमा इंटू एक्स। अब बिल्कुल आपके पास बीटा फंक्शन की तरह जो ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है इसके अंदर भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो अल्फ़ा और बीटा की पोजीशन हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम अल्फ़ा बीटा की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका मतलब इसका ये वाला फोर्थ वाला एमसीक्यूज़ ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा गैमा एक्स आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास आ रहा था क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको कहा हुआ है f(-n) 156 और -x की वैल्यू निकालें। सबसे पहले एक बात आप लोगों ने गौर करनी है, ये फंक्शन आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक है क्योंकि 4 टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं। पहली अल्फ़ा को शो कर रही है, दूसरी बीटा को, थर्ड गैमा को और चौथी एक्स को। आपसे कहा है इस वाली टर्म को सॉल्व करें और इसके MCQs हैं आपके पास 4, 7 या फिर नन, और बताएं क्या आंसर आ रहा है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कभी हाइपरज्योमेट्रिक या कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन कर रहे हो और उसके अंदर आपके पास एक्स इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे कि इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये होता है जब भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके आंसर में हमेशा एक्स की कोई ना कोई सीरीज़ आ रही होगी। तो आप अपने MCQs पे गौर करें। यहाँ MCQs एक 4 है और एक 7 है, इसके अंदर कहीं पे भी एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सीरीज़ नहीं आ रही। अगर सीरीज़ नहीं आ रही तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर इसमें से ये वाला कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। हमेशा हाइपरज्योमेट्रिक हो या कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक हो, अगर यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, कभी भी नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 14 है। 14 में आपको कहा है सब मॉडर्न स्पेशल फंक्शंस आर। आपसे पूछा गया मॉडर्न स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में है राइट फंक्शन, बी में है डेनी फंक्शन, सी में है डेनी एंड राइट फंक्शन। ये दोनों फंक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट मॉडर्न स्पेशल फंक्शन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये होगा डेनी एंड राइट फंक्शन, और इसके आंसर में आप लिख दोगे डेनी एंड राइट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आपसे कहा है पुचामर फंक्शन ऑफ 0 पे आपने बताना है क्या आंसर देता है। अब आपको सबसे पहले पुचामर फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हम उसके अंदर 0 पुट करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आता है। अब इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ये देखें क्लास, आपके पास पुचामर फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा की n इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस n का गैमा फंक्शन ओवर अल्फ़ा का गैमा फंक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए कि पुचामर फंक्शन ऑफ 0 निकालें, इसका मतलब जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट करना है। जब आपने 0 पुट करना था तो ये अल्फ़ा का गैमा फंक्शन रह जाना था और ओवर गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। आपस में कैंसिलेशन होने के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाना है आपके पास 1। तो जहाँ पे आपके पास पुचामर फंक्शन ऑफ 0 बताना है उसका आंसर हमेशा आपके पास 1 होगा। तो अब हम अपने MCQs इसमें देखते हैं कहीं पे 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा हो तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट MCQ ही था 1, 2 या 3, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 1 आ रहा है, तो यहाँ से आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो 1 है। और यहाँ तक बच्चों आपके 15 MCQs हैं जो वो डिस्कस हो गए हैं।